नमस्कार, आदाब। मैं अपने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि मैं रेडियस एडवर्टाइजिंग पहुँचा। मेरा इंटरव्यू हुआ के कुरियन साहब के साथ और उन्होंने मुझे नौकरी का ऑफर लेटर दिया जो मैंने कबूल किया। मैंने रेडियस एडवर्टाइजिंग 16 मार्च 1977 16 मार्च 1977 को ज्वाइन किया। ये वो ज़माना था जब मिसेस गांधी ने इमरजेंसी का दौर ख़त्म करके इलेक्शंस अनाउंस कर दिए थे। इलेक्शंस हो चुके थे, अब उसके नतीजे आ रहे थे, रिजल्ट्स आ रहे थे। उन दिनों चूंकि ईवीएम नहीं हुआ करते थे, बैलेट पेपर से चुनाव हुआ करते थे, इसलिए उन्हें गिनने में काफ़ी समय लगता था और रिजल्ट आने में, सारे रिजल्ट्स आने में 2, 3, 4, 5 दिन के या 2, 3, 4, 5 दिन का अरसा लगा करता था। तो जिस दिन मैंने रेडियस एडवर्टाइजिंग ज्वाइन की, नतीजे लगातार आ रहे थे। उन दिनों टेलीविजन नहीं था इतना, तो सारे नतीजे लोग रेडियो पर सुना करते थे। जिस दिन मैंने रेडियस ज्वाइन की, मुझे मालूम हुआ कि वहाँ भी 2 ग्रुप हैं। एक जो मिसेस गांधी के साथ है और दूसरा ग्रुप जो मिसेस गांधी के साथ नहीं है। इन दोनों ग्रुप्स में अक्सर नोक-झोंक हुआ करती थी, गर्मा गर्मी हुआ करती थी। लेकिन जो बात मैंने उस समय नोट की थी कि वो गर्मा गर्मी, वो नोक-झोंक निजी जाति नहीं हुआ करती थी। उसका आपस के रिश्ते पर कोई असर नहीं पड़ता था। काम करते समय सब लोग भूल जाया करते थे कि कौन किसे सपोर्ट कर रहा है और कौन किसे सपोर्ट नहीं कर रहा है। आज चीजें उसके उलट नजर आती हैं। तब तक एक दूसरे को गालियां देने का दौर शुरू नहीं हुआ था। अगर आपकी अपनी पसंद एक पॉलिटिकल पार्टी है और दूसरों की पसंद दूसरी पॉलिटिकल पार्टी है, तो लोग जाति दुश्मन नहीं हुआ करते थे। ना ही गंदी गंदी गालियां निकाला करते थे एक दूसरे को, ना ही ऐसी कोई जबरदस्त हाथापाई की नौबत आया करती थी। हर किसी का अपना एक विचार था
अपनी एक पार्टी थी और वो उसी हद तक रहा करती थी। उस वक्त जनता पार्टी मिसेस गांधी के खिलाफ लड़ रही थी। जनता पार्टी में अपोजिशन की सारी पार्टियां शामिल हो गई थी और सबने मिलकर एक पार्टी बनाई थी जिसका नाम था जनता पार्टी। अभी तक जनता पार्टी टूटकर बीजेपी, जनता दल वगैरह वगैरह में बटी नहीं थी। नतीजे आए, मिसेस गांधी ने इलेक्शन हारा और जनाब मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री बने। तो इस सियासी किस्से को यहीं तक रखते हुए अब मैं आता हूं अपने पहले दिन पर, जो मैंने रेडियस एडवर्टाइजिंग में गुजारा। चूंकि मैंने रेडियस एडवर्टाइजिंग ज्वाइन की थी बतौर हिंदी कॉपीराइटर, तो मेरे बैठने का इंतज़ाम कॉपी डिपार्टमेंट में किया गया था। कॉपी डिपार्टमेंट आर्ट डिपार्टमेंट का ही एक हिस्सा हुआ करता था। एक बड़ा सा आर्ट डिपार्टमेंट था जिसके हेड थे जनाब मिस्टर यूस्टस फर्नांडिस, जो बहुत मशहूर आर्ट डायरेक्टर थे उस ज़माने के। जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि उस अमूल मॉपेट, अमूल बेबी को उन्होंने ही बनाया था जो आप आज भी अमूल बटर की होर्डिंग्स पर अटली बटली अमूल के साथ देखते हैं। उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा, उन्होंने बहुत कुछ सिखाया। उसके अलावा बहुत अच्छे विजुअलाइजेस हुआ करते थे वहाँ पर, जिनके नाम मैं याद करूं। अब ये पता नहीं क्यों हुआ, कैसे हुआ, बट वो जितने भी विजुअलाइजर्स थे वो सारे के सारे पारसी थे। उनमें एक थे दिनशा मुगरेलिया, दूसरे थे होमी बैम्बोट और तीसरे थे सोली खरास। ये तीनों भी अपने आप में बड़ी खूबसूरत बातें रखते थे। दिनशा मुगरेलिया और होमी बैम्बोट बहुत अच्छे इलस्ट्रेटर थे। हमने जितना भी काम किया लिम्का के लिए, जब तक हम काम करते रहे, हमारी कैंपेन्स में कभी भी फोटोग्राफ्स नहीं इस्तेमाल हुई। उसमें दिनशा, होमी, सोली वगैरह के इलस्ट्रेशंस इस्तेमाल होते थे और इस तरह हम लोग लिम्का को उन दूसरी सॉफ्ट ड्रिंक से एक अलग जगह
दिलवा पाते थे कंज्यूमर्स के दिमाग में, क्योंकि उन दिनों लगभग सारे सॉफ्ट ड्रिंक्स के लिए फोटोग्राफ्स का इस्तेमाल होता था, बिकॉज ऐसा कहा जाता था, आज भी कहा जाता है कि ये जितनी भी सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं सब लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स हैं। जैसा कि मैं कमोडिटी और ब्रांड के बीच में जब बात कर रहा था, तब मैंने आपको बताया था कि सॉफ्ट ड्रिंक्स में जो चीज़ हम लोग खरीदते हैं वो होता रंगीन मीठा पानी है, जिसमें कार्बोनेशन का इस्तेमाल होता है। उससे लगकर ही जो हम कहते हैं फिनिशिंग आर्टिस्ट होते हैं, वो बैठा करते थे। कुछ नाम याद आ रहे हैं, कुछ नाम मैं भूल रहा हूं उम्र की वजह से। एक सुशील अंडारे हुआ करते थे, जिन्हें हम लोग प्यार से तात्या कहा करते थे। एक और बहुत अच्छे मेरे दोस्त से थे, नाम इस वक्त याद नहीं आ रहा है मुझे। ऐसे फिनिशिंग आर्टिस्ट भी बैठा करते थे। उमर भाटकर हमारे स्टूडियो मैनेजर थे। उससे पहले उमर भाटकर हमारे फोटोग्राफी डिपार्टमेंट स्टूडियो जो हुआ करता था, उसके इंचार्ज हुआ करते थे। उसके बाद उन्होंने दोनों जिम्मेदारियां संभाली। जब उमर भाटकर स्टूडियो की जिम्मेदारी संभाल रहे थे, तब वेंकट पडुकोन हुआ करते थे, जो स्टूडियो मैनेजर की जिम्मेदारी उठाया करते थे। और उनके एक असिस्टेंट हुआ करते थे, जिनका मुझे सरनेम याद नहीं आ रहा है, बट उनका पहला नाम मार्टिन था। अब मैं घूमकर वापस जाता हूं अपने कॉपी डिपार्टमेंट में। वहां मेरे एक और दोस्त बने, जिनका नाम था वसंत कुमार। वसंत कुमार मशहूर फिलोसोफर, थिंकर, बहुत से लोगों के गुरु कृष्णामूर्ति जी साहब के साहबजादे थे। अमेरिका में पले बढ़े थे, अब हिंदुस्तान आ गए थे। क्योंकि वो अमेरिका में पले बढ़े थे, इसलिए उनका जो इम्यून सिस्टम था वो हमारे मुकाबले बहुत कमज़ोर था। हम लोग तो बचपन से, क्योंकि हमें स्कूल के ज़माने में उन दिनों कोई रिवाज नहीं था कि आपको उबले हुए पानी की एक बोतल साथ दी जाएगी, आपको खाना घर से पैक करके दिया जाएगा। तो हम तो जहाँ जो मिलता था खा लिया करते थे, स्कूल के नल से पानी भी पी लिया करते थे। लेकिन वसंत के साथ थोड़ी सी मुश्किल थी कि अगर वो थोड़ा सा भी कुछ गलत खा ले पी ले तो उसकी सेहत बिगड़ जाया करती थी। लेकिन वसंत बहुत ही टैलेंटेड, बहुत ही अच्छे कॉपीराइटर थे। एक बात जो मुझे पहले दिन पता चली वसंत से बात करते हुए, कि वसंत
और मेरी उम्र में सिर्फ 10 दिन का फर्क था। हम दोनों एक ही साल पैदा हुए थे। वो मुझसे 10 दिन पहले पैदा हो गए थे। चूंकि अंग्रेजी तो बहुत अबूर हासिल था उनको, ये अंग्रेजी कॉपी बहुत अच्छी लिख लेते थे। मेरे साथ उनकी बड़ी जल्दी बहुत ज़्यादा अच्छी दोस्ती हो गई, क्योंकि वो मुझे अच्छा हिंदी कॉपीराइटर मानते थे। वसंत ने आगे चलकर रेडियस छोड़ी और बहुत अच्छे अच्छे काम किए। उन्होंने थम्स अप जब लॉन्च हो रहा था, नॉट रेडियस में नहीं, किसी और एजेंसी में, तब वो मशहूर कैंपेन लिखी थी, हैप्पी डेज आर हियर अगेन। ऐसे ही बहुत सारी मशहूर अच्छी अच्छी कैंपेन्स वसंत के नाम है। कुछ दिन हम लोग साथ रहे, धीरे धीरे दोस्ती रही, लेकिन वसंत बहुत मूडी किस्म का इंसान था। अचानक उसे दौरा सा पड़ता था। हालांकि हमारी कोई बहस नहीं हुई होती थी, हम लोगों ने एक दूसरे से कोई लड़ाई नहीं की होती थी, लेकिन वो अचानक उठकर मेरे मेज तक आता और मेरे मेज पे पड़ी हुई हर चीज को उठा कर फेंकने लगता जमीन पर। मैं भी चुपचाप देखा करता था, क्योंकि कोई वजह नहीं थी मेरे पास बुरा मानने की। वो क्यों कर रहा था ये भी समझ नहीं आता था। मैं भी जिद में चुपचाप बैठा रहता था। सारी चीज़ें मेरे मेज से नीचे फेंकने के बाद वसंत जाकर अपने मेज पर बैठ जाया करता था। 5-10 मिनट बाद उठकर खुद ही आता था और फिर एक एक करके सारी चीज़ें मेरी मेज की उठाकर वापस मेरे मेज पर रख देता था। बहुत सारी यादें आगे सुनाऊंगा जैसे जैसे याद आता जाएगा। मैं वसंत के बारे में सिर्फ इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि वसंत उम्र में मुझसे सिर्फ 10 दिन बड़ा था। वसंत बड़ी मुश्किल से हफ्ते में एक बार आधा बोतल बियर पिया करता था। बड़ी मुश्किल से हफ्ते में एक बार एक सिगरेट पिया करता था। इसके बावजूद 1981-82 के आसपास या 84 के आसपास, मुझे करेक्ट डेट नहीं याद आ रही है, लेकिन बहुत जल्दी उसे कैंसर हो गया और हमारी समझ में नहीं आया कि वो इंसान तो न शराब पीता है, न सिगरेट पीता है, खाने पीने में बड़ी एहतियात बरतता है, उससे कैंसर कैसे हो गया? कैंसर के मर्ज में वसंत कुमार इलाज के लिए
बम्बई के भाटिया हॉस्पिटल में एडमिट थे। तब तक कैंसर पर बहुत ज्यादा काम नहीं हुआ था। हम लोग मिलने जाया करते थे। तब वहां मुझे कुछ बड़े मशहूर चेहरे नजर आते थे जो वसंत से मिलने के लिए आया करते थे, जैसे हिंदी फिल्मों के मशहूर फिल्म डायरेक्टर, एक्टर विजय आनंद साहब, कुछ मशहूर राइटर्स, नाम नहीं लूंगा क्योंकि वो अभी हयात जिंदा हैं, कुछ मशहूर पेंटर्स, मतलब उसके आसपास मशहूर मारूफ लोगों का एक झमघट सा लगा होता था। तब मालूम हुआ कि वो सारे लोग जो उसको मिलने आया करते थे वो उसके वालिद, फादर, पिताजी कृष्णामूर्ति जी के फॉलोअर्स थे। कैंसर ने वसंत को बहुत जल्द हम लोगों से छीन लिया और मेरी समझ नहीं आता है कि मैंने बहुत शरारतें की, शराब भी पी, सिगरेट भी पिए, मैं आज तक जिंदा हूं, लेकिन वसंत कुमार तकरीबन 33-34 साल की उम्र में इस दुनिया से लौट गया। उसके बाद कई अंग्रेजी कॉपीराइटर आए जिनके साथ मैंने काम किया, लेकिन मुझे वसंत जैसा राइटर, वसंत जैसा दोस्त, वसंत जैसा इंसान फिर कभी नहीं मिला। लैडी चूंकि हमारे दफ्तर में काम नहीं करते थे, हालांकि वो बहुत अच्छे कॉपीराइटर थे, उनके साथ मैंने काम किया, लेकिन वो उनकी अपनी एजेंसी के साथ, अपनी एजेंसी की कैंपेन्स के लिए था। तो वसंत कुमार को मैं आज भी उतना ही याद करता हूं जितना आज से 30-40 साल पहले याद किया करता था। तो रेडियस के पहले दिन की बातें बताते हुए मुझे वसंत याद आ गया और मैंने आपको थोड़ा सा वसंत के बारे में बताया। फिर मिलूंगा। रेडियस में लगभग 18 साल गुजारे, तो उन 18 सालों में क्या क्या हुआ उसकी ऐसे ही कहानियां आपको सुनाता चलूंगा। फिलहाल इजाजत दीजिए।